हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे अपना अध्याय जॉन स्टुअर्ट मिल। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने विचारों से ये समझाने का प्रयास किया कि जो स्वतंत्रता मनुष्य को मिलनी चाहिए। हमें ज्ञात है कि जॉन स्टुअर्ट मिल व्यक्तिवाद के जनक रहे हैं और व्यक्तिवाद के जनक होने की वजह से उन्होंने व्यक्ति को बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण बनाया है। तो नो डाउट व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज और राज्य का निर्माण या जितनी भी राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण जो हुआ है वो व्यक्ति ने ही किया है। तो इन संस्थाओं को व्यक्तियों के प्रति उदार रहना चाहिए और यही उदारता का जो नियम है उसे जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने विचारों से बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया। हम लोग पढ़ रहे थे, उनके विचारों में उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता का विचार उन्होंने प्रतिपादित किया और उस स्वतंत्रता को इस रूप में उन्होंने प्रदर्शित किया कि मनुष्य के जीवन में, व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए, चाहे वो राज्य जैसी लोक कल्याणकारी सेवा ही क्यों ना हो। क्योंकि यदि मनुष्य के जीवन में, मनुष्य की स्वतंत्रता में कहीं ना कहीं यदि हस्तक्षेप होता है, कहीं ना कहीं यदि उसके जो नैसर्गिक गुण है उनमें कहीं हस्तक्षेप होता है, तो हो सकता है वो अपना उतना विकास नहीं कर सके जितना वो करना चाहता है। तो इस रूप में जॉन स्टुअर्ट मिल ने दो बातें मुख्य रूप से बताई थी कि स्वतंत्रता दो भागों में विभाजित है। पहली विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरी कार्यों की स्वतंत्रता। तो कल हमें जो हमने पढ़ा, अपने वीडियो में देखा था, वो विचारों की स्वतंत्रता का गहन अध्ययन कल हमने कर लिया था। फिर उसके बाद कार्यों की स्वतंत्रता पे भी हमने पूर्ण प्रकाश डाल लिया था कि क्या है कार्यों की स्वतंत्रता। और आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये पढ़ना चाह रहे हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने कार्य स्वतंत्रता के लिए कुछ आवश्यक तर्क दिए थे कि क्यों है कार्य की स्वतंत्रता आवश्यक है। कार्य की स्वतंत्रता आवश्यक है, लेकिन विशिष्ट रूप से उसके मुख्य कारण क्या क्या हो सकते थे उनके विचारों में, उसका वर्णन उन्होंने विशिष्ट रूप से किया। और ये तर्क था, पहला तर्क, नैसर्गिक क्षमता का विकास। हमें ज्ञात है कि मनुष्य जो है ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है और मनुष्य को बल और बुद्धि देकर मनुष्य को जो विशिष्टता प्रदान की है ईश्वर ने, वो उसका नैसर्गिक गुण है। हर व्यक्ति के गुणों में कुछ एक अहम बात होती है, वो बातें अन्यों से भिन्न होती है। तो वो अहम बात जो है, जो नैसर्गिक गुण के रूप में उसमें मौजूद है, वो कार्यों की स्वतंत्रता से ही प्राप्त हो सकती है। हर मनुष्य गुणों की खान होता है, लेकिन कुछ कम मात्रा में और कुछ अधिक मात्रा में गुण हो सकते हैं। तो लेकिन जो मुख्य गुण है उसका, वो कब आएगा? विचारों की स्वतंत्रता से नहीं, उसके साथ साथ कार्यों की स्वतंत्रता भी यदि मिले तो वो नैसर्गिक गुण, वो क्षमता जो उसमें है, उसका विकास होगा, अधिक से अधिक विकास तब होगा। मिल का मानना है कि जब तक व्यक्ति स्वयं कार्य करता है तब तक राज्य के उसके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तभी व्यक्ति अपनी नैसर्गिक क्षमता का भरपूर विकास कर सकता है तथा सुख और कल्याण की प्राप्ति भी तभी हो सकती है। कि जब तक हम अपना कार्य स्वयं कर रहे हैं तब तक यदि उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा तो हम उस कार्य को और बेहतर ढंग से करेंगे। यदि कोई हमारे जीवन में बार बार हस्तक्षेप करेगा तो हम अपने कार्यों को सही ढंग से पूर्ण नहीं कर पाते। जैसा आपने देखा होगा कि जैसे घर के कामकाज है, अपने किचन का काम है या साफ सफाई का काम है, तो यदि हम रसोई में खाना बना रहे हैं और खाना बनाते हुए 4 लोग हमको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि तुम ऐसा करो, ऐसा करो, अब ये कर, अब वो कर, अब वो कर, तो हम डाइवर्ट हो जाएंगे।
तो हमारा जो खुद का कार्य करने की जो क्षमता है उसको हम कहीं पीछे धकेल देते हैं। तो उस समय हम क्या बोलते हैं, आप लोग बैठिए, मैं कर लूँगी, मैं अपने आप से कर लूँगी, आप लोग बैठिए, मैं अपना कार्य बखूबी कर लूँगी। तो उस समय जो आपकी कार्यपूर्णता, आपका नैसर्गिक गुण जो निखर के आता है, वो आपको आत्मविश्वास भी प्रदान करेगा और बहुत सारी चीज़ें सिखा भी देगा। तो यही बात, ये तो उदाहरण था, यही बात मिल भी कहता है कि जब तक व्यक्ति स्वयं अपने कार्य को पूर्ण कर रहा है, तब तक राज्य को उसके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और जब वो अपनी आंतरिक क्षमता का विकास कर रहा है, तो वहां तक व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्य की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अगला तर्क वो देता है कि उत्साह, मौलिकता एवं नवीनता का आविर्भाव। इसका अर्थ ये होता है कि जब में हमें कोई नया काम करने का शौक चढ़ता है, जुनून चढ़ता है, और उस जुनून को यदि हम देखते हैं कि वो बहुत अच्छे ढंग से निखर के बाहर आ रहा है, तो वो हमें अपने आप ही एक नवीनता भर देता है, उत्साह भर देता है कि हमें इस कार्य को पूर्ण करना है और अपने तरीके से करना है। नया उत्साह मौलिकता लाता है। सभी व्यक्तियों की मानसिक क्षमता अलग अलग होती है, तो अलग अलग क्षमताओं का प्रदर्शन भी अलग अलग तरीके से होता है। ये उत्साह, मौलिकता और नवीनता हर नए व्यक्ति में उस बात को प्रेजेंट करने के लिए नवीन बात आती है। सभी व्यक्ति उसी चीज को अलग अलग तरीके से प्रदर्शित करते हैं, और यही है मानव का स्वाभाविक रूप कि उसे वो प्रत्येक चीज को अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी स्वतंत्रता के अनुसार मौलिकता प्रदान करता है। मिल का मानना है कि कार्य स्वतंत्रता द्वारा ही व्यक्ति में उत्साह, मौलिकता और नवीनता जैसे गुणों का विकास होता है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव जो है वो यंत्र के समान नहीं है, वरन वृक्ष के समान अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित एवं विकसित होता है। परंतु भाप के इंजन और वायुयान का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होता। कि मनुष्य का सबका एक व्यक्तित्व होता है। जिस प्रकार से वृक्ष के गुण होते हैं कि बीज में रोपा जाता है, उसके बाद में धीरे धीरे वृक्ष बनता है, फिर वो पल्लवित होकर पल्लव उसमें आते हैं, फिर उसमें पुष्पित होता है और फिर उसमें फल की प्रक्रिया होती है। तो हर बार कुछ ना कुछ नवीन प्रक्रियाएं सामने आती है। लेकिन यदि हम किसी स्वभाव, किसी यंत्र की बात करते हैं, तो वो मानव स्वभाव ऐसा नहीं है कि यंत्र की भांति व्यवहार करे। तो वो व्यवहार भाप के इंजन का उदाहरण वो देता है कि जिस प्रकार से चाहे वायुयान हो या भाप का इंजन हो, उसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होता, वो अपने हिसाब से कोई कार्य नहीं करते। लेकिन मनुष्य में ये क्षमता है कि वो प्रत्येक कार्य अपने हिसाब से कर सकता है। अगला है राष्ट्रीय प्रगति के उद्देश्य से कार्य की स्वतंत्रता का समर्थन। कि जब हम अपनी प्रगति की पथ पर निकल पड़े हैं, तो वो सिर्फ हमारी प्रगति नहीं है, वो प्रगति आज हमारी है, कल समाज, कल परिवार की और परसों समाज और देश की भी प्रगति होगी। तो जब व्यक्ति किसी नवीन कार्य को करता है, नवीन उत्साह से कोई चीज कार्य करने के लिए लेके आता है, तो उसका उद्देश्य धीरे धीरे विकसित होता होता राष्ट्रीय श्रेणी तक पहुंच जाता है। और यही उद्देश्य, उसके का जो प्रगति का जो कार्य है, वो राष्ट्रीय प्रगति का उद्देश्य बन जाता है। तो इन तीन वजह से, इन तीन तर्क की वजह से जॉन स्टुअर्ट मिल कार्य की स्वतंत्रता को आवश्यक बताते हैं। तो यहाँ समाप्त हुआ जॉन स्टुअर्ट मिल का जो विचार थे कार्य की स्वतंत्रता और विचारों की स्वतंत्रता के बारे में। लेकिन वही हमारा जो अध्याय है, उन अध्यायों में वही बात बार बार आती है कि बिना आलोचनाओं के सिद्धांत को पूर्णता प्राप्त नहीं होती है। तो अगला टॉपिक जो है हमारा वह यही है कि जॉन स्टुअर्ट मिल की सिद्धांत की आलोचना।
और पहली आलोचना है कि मनुष्य सदैव अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक नहीं। माना मनुष्य के पास बल है, बुद्धि है, लेकिन वो सदैव ही अपने हितों का निर्णायक बने, ये सर्वथा उचित नहीं है। यदि ऐसा होता तो आज क्यों ड्रग्स, नशे की इतनी सारी चीज़ों से लोग बाग अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं, या बुरी आदतों या बुरी संगतों में पड़ के अपने जीवन को नष्ट तक कर लेते हैं। तो ये जो हित है उन्हें समझ में नहीं आता कि हम क्या गलत कर रहे हैं। क्या नशे की आदत बहुत ही अच्छी आदत होती है? तो हम जानते हैं कि किस तरीके से नशे ने केवल स्वयं अपने जीवन को ही नहीं बल्कि परिवार के जीवन को भी दुविधाजनक बना देता है। तो सदैव ही मनुष्य अपने हितों का सर्वोच्च निर्णायक नहीं होता है। दूसरी आलोचना है व्यक्ति के कार्यों को दो भागों में बांटना असंभव। कि मिल ने व्यक्ति के कार्यों को दो भागों में विभाजित किया। वो कार्य कौन कौन से थे? एक तो स्वयं विषयक कार्य और दूसरा पर विषयक कार्य। स्वयं विषयक कार्य का अर्थ होता है कि जब व्यक्ति स्वयं जिसके ऊपर जिसका प्रभाव पड़े वो व्यक्ति स्वयं करता है, जैसे खाना पीना, नहाना धोना, भोजन करना, ये सारी जो हमारी दैनिक दिनचर्या है उसको उसने स्वयं विषयक कार्य कहा। और पर विषयक कार्य उसने ये कहा कि जिसका प्रभाव समाज पर पड़े, दूसरों पर पड़े, वो पर विषयक कार्य है। तो क्या इनको डिवाइड करना इतना आसान है? जैसे वो कहता है कि स्वयं विषयक कार्य हमारे खुद के हैं, तो यदि हमारा सोना हमारा कार्य है, खाना हमारा कार्य है, तो यदि हम सो रहे हैं, कौन? हमसे मतलब बच्चे यदि घर में सो रहे हैं तो उसका प्रभाव मम्मी पर पड़ेगा। यदि बच्चे समय पर उठ जाएंगे तो उस कमरे की साफ सफाई जो मम्मी नित्य क्रम में करती हैं वो लगातार उसी समय कर सकती है। और यदि बच्चे लगातार देर से उठ रहे हैं, देर से सारे काम उनके हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं मम्मी को प्रभावित करते हैं, मम्मी के कार्यों को प्रभावित करते हैं। तो वो क्या हुआ कि स्वयं विषयक कार्य का प्रभाव पर विषयक भी हो सकता है, दूसरों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसे दो भागों में जो विभाजित करने का बात वो कहता है कि दो भागों में बांटा जा सकता है। तो ऐसे कार्यों की कोई हम श्रेणी नहीं वर्गीकृत कर सकते जिनमें आसानी से दो भाग किए जा सकें। अगली आलोचना है व्यक्तिगत दायित्वों की अवहेलना की जा सकती है। हर व्यक्ति का एक प्रधान तत्व होता है उसका नेचर का, तो उस तत्वों में कहीं ना कहीं दायित्वों का जो प्रभाव है वो किसी व्यक्ति पर कम होता है, किसी व्यक्ति पर ज्यादा होता है। तो व्यक्ति सिर्फ निजी हित को देखता है, निजी दायित्वों का पर उसका ध्यान बहुत ही कम जाता है। तो यहाँ पर यदि हम देखते हैं कि व्यक्ति स्वयं अपने दिमाग से ही प्रत्येक कार्य को करेगा तो क्या होगा कि वो अधिकारों के बारे में अधिक चिंतित होगा और कर्तव्यों और दायित्वों के बारे में उसका ध्यान थोड़ा सा शिथिल हो जाता है, वो उसका ध्यान बहुत ही कम जाता है। तो हो सकता है, कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इन कार्यों को करते समय वो व्यक्तिगत दायित्व की अवहेलना भी कर जाए, तो कोई आश्चर्यचकित बात नहीं होगी। अगली आलोचना है चारित्रिक व मानसिक भिन्नता से प्रभाव अलग अलग। कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा कि व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कार्य स्वतंत्रता देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का मानसिक स्तर सही नहीं होता। किसी का कम, किसी का ज्यादा, किसी का बिल्कुल भी नहीं होता। तो उसका मानसिक स्तर यदि निम्न श्रेणी का है तो यदि उसके हाथ में बंदूक आ गई तो वो बंदूक का प्रयोग क्या करेगा, किसके लिए वो करेगा, उसका कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता। यदि बंदूक सीमा पर है तो वो दुश्मनों को मार गिराने में काम आएगी, वहां वो उसका शक्ति का प्रदर्शन करेगी।
लेकिन यदि बंदूक किसी एरे गरे नत्थु गरे के हाथ में आ गई तो वो उसका क्या हश्र करेगा इसका अंदाज हम नहीं लगा सकते, क्योंकि उसका मानसिक स्तर अलग है। तो प्रत्येक मानसिक स्तर का प्रभाव भी अलग अलग होता है। जिस दुष्प्रभाव को जॉन स्टुअर्ट मिल देखने में कहीं ना कहीं असमर्थ रहा कि उसने केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ही मान्यता प्रदान की और ये कहने का उसने प्रयास किया कि मनुष्य स्वयं ही अपने समस्त कार्यों को करने के लिए पूर्ण है, दक्ष है। लेकिन जैसा उसने बताया, कई जगह उसने ये भी कहा है कि राज्य को व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार भी वो देता है। बहुत सारी जगह उसने ये बताने का प्रयास किया है कि जब व्यक्ति अनावश्यक रूप से किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करे या व्यक्ति अपने कार्यों को इतने उच्च स्थान पर ले जाए कि वहां से लौटना मुश्किल हो, तो ऐसे समय में राज्य का हस्तक्षेप करना जायज है। तो ऐसे उस स्थिति में तो वो हस्तक्षेप करने के लिए कहता है कि राज्य का हस्तक्षेप होना ही चाहिए कि यदि व्यक्ति अनुचित साधनों का प्रयोग करता है या व्यक्ति संकटकालीन स्थितियों में भी अपनी निजी स्वतंत्रता को ही या अपने निजी विचारों और कार्यों को कायम रखता है, तो ऐसी परिस्थितियों में राज्य का हस्तक्षेप उचित है। उसे कुछ अंश तक व्यक्ति के विचारों और कार्यों को नियंत्रित रखने का अधिकार होता है। तो ये जो प्रभाव है, मानसिक स्थिति का जो प्रभाव है, वो प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपने रूप से समझने में अनभिज्ञ हो सकता है कि कई बार उसका गलत डिसीजन लेकर वो गलत कार्यों को अंजाम दे सकता है। अगला है, अगली आलोचना, अनुचित बहस की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। कि प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विचारों और कार्यों को पूर्ण कर सकता है, ये बहुत ही बेहतर स्थिति है। लेकिन इस बेहतर स्थिति का कई बार अनुचित प्रयोग भी हो सकता है कि हो सकता है ऐसी अनुचित बहस पर व्यक्ति अपना समय व्यर्थ कर रहा हो जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता और समय वेस्ट हो जाता है, और जिन महत्वपूर्ण विषयों पर हमें चर्चा करनी होती है वो महत्वपूर्ण विषय कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। तो ऐसे अनुचित बहस को बढ़ावा देने का क्या तात्पर्य? तो जॉन स्टुअर्ट मिल इस अनुचित बहस की प्रवृत्ति को कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है, तो ये भी आलोचना का पात्र वो बनता है। और अंतिम बुराई है, राज्य एक बुराई नहीं है। कि जॉन स्टुअर्ट मिल इस बात को समझने में कहीं ना कहीं भूल कर बैठा कि वो राज्य को एक बुराई समझ बैठा। हम सभी को ज्ञात है कि राज्य आवश्यक बुराई नहीं है। वह क्या है? एक लोक कल्याणकारी संस्था है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मुख्य भूमिका में रहता है। आज राज्य हमारे लिए कौन सी कार्यवाही नहीं करता जो लोक कल्याणकारी है? तो राज्य हमारे लिए शिक्षा है, स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, हमारे लिए यातायात है, पानी है, बिजली है, मकान है, ऐसी बहुत सारी मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति, बैंक है, ऐसी बहुत सारी मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य के द्वारा ही संभव हो पाती है। तो राज्य कहीं भी किसी भी कीमत पर बुराई तो हो ही नहीं सकती। ये क्या है? आवश्यक है, लेकिन इसके विचार भी इतने महत्वपूर्ण या महत्वहीन नहीं थे, जहां उसने बहुत ही अधिक इस बात पर जोर दिया कि मनुष्य के जीवन में राज्य का होना आवश्यक है, लेकिन राज्य का अत्यधिक हस्तक्षेप गलत है। तो इस प्रकार से जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों को हमने पढ़ा कि किस तरीके से ये महत्वपूर्ण विचार हैं और काफ़ी हद तक ये मानवता के करीब है, काफ़ी हद तक ये व्यवहारिकता के करीब है, और काफ़ी हद तक हमने ये देखा कि ये वर्तमान के भी काफ़ी करीब है।
यदि जॉन स्टुअर्ट मिल उस समय इन विचारों को इतना अधिक परिष्कृत करके या इतना अधिक वो करके स्वाभाविक रूप उसको देकर सिद्धांत रूप में नहीं बताता, तो शायद मौलिक अधिकारों में आज विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें प्राप्त नहीं होती। तो एक बड़ा थैंक यू बनता है जॉन स्टुअर्ट मिल को, जिन्होंने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की।